हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पिरेटरी पैसेज क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पिरेटरी पैसेज क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब जिस पैसेज के द्वारा रेस्पिरेशन हो। तो रेस्पिरेटरी पैसेज को हम स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दो बेसिस पे बांटते हैं। स्ट्रक्चरली पे दो हो जाएंगे और फंक्शनली में दो हो जाएंगे। स्ट्रक्चरली अपर रेस्पिरेटरी रीजन और दूसरा हो जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी रीजन। तो अपर रेस्पिरेटरी रीजन का मतलब जो ऊपर वाला हो गया हमारे माउथ के नाक के पास वाला, और लोअर मतलब जो हमारे लंग्स के पास वाले हो जाएंगे रीजन। अपर रेस्पिरेटरी रीजन में नोज को रखा गया है, नसल कैविटी को रखा गया है और फेरिंक्स को रखा गया है। नोज को रखा गया है, नसल कैविटी को रखा गया है और फेरिंक्स को रखा गया है। और वहीं बात करें लोअर रेस्पिरेटरी रीजन, लोअर रेस्पिरेटरी में लैरिंग्स हो जाता है, ट्रैकिया हो जाता है और लंग्स हो जाते हैं। लैरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स हो जाते हैं। और फंक्शनली बात करें तो एक कंडक्टिंग जोन होता है और एक रेस्पिरेटरी जोन होता है। तो कंडक्टिंग जोन मतलब क्या करे, हवा को जो कंडक्ट करे, मतलब एटमॉस्फेयर से हवा को खींच के हमारे बॉडी तक भेजे। कंडक्टिंग मतलब क्या होगा, जो हवा को कंडक्ट करे, मतलब हवा को एटमॉस्फेयर से खींचे और हमारे बॉडी के अंदर भेज दे। तो इसमें रखा गया नोस्टिल्स को, टर्मिनल ब्रोंकियल्स को। नोस्टिल्स हो जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियल्स हो जाते हैं। वही रेस्पिरेटरी जोन में जो रेस्पिरेशन कराते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स हो जाते हैं और एल्वेलाई होती है। और क्या हो जाती है, एल्वेलाई होती है। जो एल्वेलाई ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे ब्रीथिंग में। अब आते हैं कंडक्टिंग जोन का काम क्या होता है। कंडक्टिंग जोन पैसेज फॉर एयर, मतलब पैसेज फॉर एयर मतलब हवा के लिए क्या एक होता है, रास्ता होता है, पैसेज होता है। हवा का ह्यूमिफिकेशन कराता है। हवा को क्या करता है, ह्यूमिफिकेशन कराता है, उसको थोड़ा सांद्र मतलब गीला कर देता है। समझो कि हवा को बॉडी टेम्परेचर जितना लाता है, हवा को बॉडी के टेम्परेचर इतना लाता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उतना हवा का भी टेम्परेचर कर देता है 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और हवा को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो इसका काम क्या हो गया, पैसेज फॉर एयर, हवा का ह्यूमिफिकेशन करेगा, हवा को बॉडी के टेम्परेचर जितना लाता है और हवा को फिल्टर करता है, और हवा को फिल्टर करता है। अब आते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, सेल और एटमॉस्फेयर के बीच में ब्रीथिंग होता है। सेल से कार्बन, मतलब सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आता है हमारे शरीर के अंदर, सेल्स के पास जाएगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और फिर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ब्रीथिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना तथा बॉडी के टिश्यूज या सेल्स के द्वारा उस ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देना। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन कहलाती है। अब देखते हैं कि ऊपर और देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उनमें कैसे रिस्पायरेशन होता है। तो इनवर्टिब्रेट्स का एग्जांपल है स्पॉन्जेज, जो हमारे पोरीफेरा होते हैं, जो पोरीफेरा होते हैं वो वाले स्पॉन्जेज हो गए। जो सिलेंटेट्स होते हैं और फ्लैटवार्म्स हो जाते हैं, जो सिलेंटेट हो गए फ्लैटवार्म्स हो गए। तो इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और डिफ्यूजन होता है वो बॉडी सरफेस से होता है, मतलब उनके होल बॉडी सरफेस से, उनका जो बॉडी है ना पूरा उससे होता है। दूसरा अर्थवार्म, अर्थवार्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा होता है। जो अर्थवार्म होता है उसमें मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट मतलब समझ जाओ थोड़ा पानी से भीगा भीगा रहेगा वैसा ही, तो मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा होता है। फिशेस, फिशेस में कैसा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, फिशेस में गिल्स के द्वारा होता है। और रेप्टाइल्स हो गई, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलने वाले होते हैं, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलने वाले होते हैं, सांप हो गए हमारा, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब। और बर्ड्स हो गई हमारी, और मैमल्स हो गए, मैमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, उनमें लंग्स के द्वारा होता है। और बात करते हैं फ्रॉग्स के बारे में। फ्रॉग मतलब मेढक हो गया, जो कि हमारा क्या है, एक प्रकार का, यह एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन है, कौन सा एम्फीबियन है, क्या ये एम्फीबियन, याद कर लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। एम्फीबियन है जिसमें मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा होता है, मतलब मॉइस्ट स्किन के द्वारा, क्यूटिकल नहीं, मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है। वही बात करें ट्रैकियल ट्यूबिल्स, जो ट्रैकियल ट्यूबिल्स होता है ना वो इंसेक्ट्स में मेनली होता है। किसमें, इंसेक्ट में, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं, जो मतलब पानी में नहीं रहते हैं। अब बात करें पानी वाले एक्वाटिक, एक्वाटिक पानी वाले मतलब एक्वाटिक, जो मोलस्का हो जाते हैं, मोलस्का मतलब पाइला हो गया, और आर्थ्रोपोडा, उनमें गिल्स के द्वारा होता है। तो आपने देख लिया पानी वाले जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड होते हैं उनमें कैसा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। तो अब देखते हैं लैरिंग्स। तो सबसे पहले देखते हैं लैरिंग्स क्या होता है। तो लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। और एक इधर छूट गया है, देखो फेरिंग्स होता है जो हमारा ना, उस फेरिंग्स को हम कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब एक कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है जिसके द्वारा फूड और हमारा एयर रहेगा, दोनों जाएगा। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। फूड और एयर दोनों क्या कैसे जाते हैं, फेरिंग्स के द्वारा जाते हैं। और यहाँ पे लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स, मतलब साउंड को उत्पन्न करता है। अब अपने लंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर इपिग्लोटिस, उसके नीचे ग्लोटिस, और उसके बाद से आ जाता है लैरिंग्स। यहाँ पे लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोल देते हैं। उसके अंदर नीचे आता है ट्रैकिया, कौन सा होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाके किसमें क्या
बन जाता है, ब्रोंकियल, ब्रोंकस बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस आगे जाके छोटी छोटी जैसे शाखाएं होती हैं पेड़ की ना, वैसे ही निकलते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? ब्रांक्यूल बोल देते हैं। अब उन शाखाओं पे मान लो पत्तियां लगी हैं, तो उन पत्तियों को क्या बोल दो? एल्वेलाई बोल दो। तो सबसे पहले इपीग्लोटिस हो गया, फिर ग्लोटिस हो गया, फिर लैरिंग्स हो जाता है, लैरिंग्स साउंड बॉक्स। उसके बाद हो जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हो जाता है ब्रोंकस, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? ब्रोंकस। उसके बाद आगे जो निकल जाएंगी पतली पतली, उनको हम ब्रांक्यूल बोल देंगे या ब्रांक्यूल्स बोल देंगे। और इनसे लगी होती है हमारी एल्वेलाई, जो कि बैग लाइक होती हैं। कैसी होती हैं? बैग लाइक, फुली फुली सी होती हैं, जिसे समझो कि हवा भरा होता है, बैग लाइक, गोल गोल सी। अब आते हैं जो हमारा ये लंग हो जाता है, ये एक लंग, एक दो लंग, दोनों लंग हो गए ना। अब दोनों लंग के बीच में क्या होता है? हार्ट होता है। दोनों लंग के बीच में क्या होता है? हार्ट होता है। अब लंग लंग के जो लंग होता है ना, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन होती हैं। उन मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लंग से जो मेम्ब्रेन लगी होती है उसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लंग की मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि संख्या में 2 होती है। एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कर सकते हैं? आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है कि टच थोरेसिक कैविटी, हमारा जो ये लंग है हमारे थोरेसिक कैविटी में पाया जा रहा है, तो उस थोरेसिक कैविटी जो है ना उसको टच करती है। और जो इनर वाली रहेगी जो कि लंग को टच करती है, लंग के सरफेस को टच करती है। मान लो इस पेन के ऊपर, मान लो ये हमारा टेबल है, टेबल के ऊपर इस हम पेज को रखे हैं, तो ये पेज का निचला हिस्सा तो इस टेबल को टच कर रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा हमारे मान लो ऊपर वाले एटमॉस्फेयर को टच कर रहा है। वैसे ही जो आउटर होता है वो थोरेसिक कैविटी को टच करता है, और इनर होती है वो हमारे लंग सरफेस को टच करती है। अब आते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। जो प्लूरल मेम्ब्रेन ये दोनों है ना, इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड बनाता है, जो कि फ्रिक्शन से बताता है, रगड़ाव, घिसाव, उससे क्या करता है? बचाता है। प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है। अब आते हैं जो लंग के नीचे ना एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। या डायफ्राम बोल दो, या दूसरा नाम उसका लिख दो फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल, डायफ्राम या फ्रेनिक मसल, फ्रेनिक मसल याद कर लो। अब आते हैं, देखो जो ये डायफ्राम से ऊपर वाला हमारा भाग होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक बोलते हैं, उसको हम थोरेसिक कैविटी बोल देते हैं। और जो उसके नीचे वाला भाग होता है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। अब देखते हैं कि थोरेसिक कैविटी किससे बना होता है। थोरेसिक कैविटी किससे बनता है? तो थोरेसिक चेंबर, देखो थोरेसिक जो कैविटी है, थोरेसिक चेंबर है, उसमें डार्सली, डार्सली मतलब पीछे की साइड, डार्सली मतलब पीछे की साइड, पीछे की साइड क्या हो जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम होता है। डार्सली पीछे की साइड क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा। वेंट्रली, वेंट्रली मतलब आगे की साइड, आगे की साइड क्या हो जाएगा? स्टर्नम हो जाएगा। लैटरली मतलब कि साइड साइड में, तो पीछे हो गया वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली हो गया स्टर्नम, और साइड साइड में रिब्स हो जाती हैं। और उसके नीचे मतलब लंग के नीचे हमारे क्या होता है? डायफ्राम होता है, जो कि डोम शेप होता है। कैसा होता है? डोम शेप होता है। हमारा लंग इस प्रकार से फिट किया गया है कि जो हमारा लंग है ना, इस प्रकार से फिट किया गया है कि अगर थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम क्या हो? चेंज हो। यदि थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम चेंज होता है तो लंग में भी चेंज होगा, जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में 5 स्टेप होता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? एल्वेलाई के पास जाता है। अब एल्वेलाई सरफेस से क्या होगा कि ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। अंदर जाता है तो वहाँ पे क्या होती है? आरबीसी होती है। अब आरबीसी के साथ पहला स्टेप में तो मतलब मान लो ऑक्सीजन आ गया हमारे एल्वेलाई के पास, दूसरा स्टेप में एल्वेलाई से अंदर अपना डिफ्यूज हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके अंदर चला जाएगा, तीसरा स्टेप में हो जाएगा आरबीसी के पास चला जाता है। अब आरबीसी क्या करेगी? उसको लेके जाएगी टिश्यूज के पास। आरबीसी कहाँ ले जाएगी? टिश्यू के पास, जहाँ पे टिश्यूज ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो ये चौथा स्टेप हमारा। आज जैसे तीसरा स्टेप क्या था? आरबीसी के पास रही, आरबीसी अब चौथे स्टेप में लेके जाती है टिश्यू के पास। अब टिश्यू इसका उपयोग करते हैं, और टिश्यू इसका उपयोग करेंगे और ऑक्सीजन का यूज करके क्या बना देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, CO2 बना देते हैं। अब ये CO2 क्या होगी कि फिर उसी आरबीसी के साथ जुड़ जाएगी और फिर एल्वेलाई के पास आ जाएगी। अब एल्वेलाई से फिर कहाँ चल जाएगी? ब्रांक्यूल्स के पास, उसके बाद हमारे नाक में, नाक से फिर बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो यही स्टेप होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन जो होती है एटमॉस्फेयर से आती है हमारे एक ब्रांकस के पास, फिर ब्रांक्यूल्स के पास, एल्वेलाई के पास, एल्वेलाई से आरबीसी के पास, आरबीसी उसे टिश्यू के पास ले जाएगी। टिश्यू इस ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से फिर वापस आएगी आरबीसी के पास, आरबीसी लेके आएगी फिर एल्वेलाई के पास। अब एल्वेलाई फिर क्या करेगा कि ब्रांक्यूल्स, फिर ब्रांकस, फिर ऐसे करके नाक फिर नाक से एटमॉस्फेयर के पास, मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मतलब मैकेनिज्म क्या क्या है ब्रीथिंग में। तो देखो 2 स्टेप्स होते हैं। तो पहले तो ब्रीथिंग में पहले हम सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे। तो सबसे देख लेते हैं पहले इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना। इन मतलब अंदर,
इन मतलब अंदर, इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। तो इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या जो लंग का प्रेशर जिसे बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब कम होता है ना तो हमारा द्वारा डायफ्राम क्या करता है, सिकुड़ता है या कंट्रैक्ट करता है। हमारा डायफ्राम क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जिससे हमारा थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो हमारे अंदर का जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। और पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होती है कि वहाँ पे गैसेस की कमी होती है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा है तो ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर आने लगता है। तो फर्स्ट स्टेप में इंस्पायरेशन करते हैं, इसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, इंस्पायरेशन मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, लंग का प्रेशर कम होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि लिक्विड हो या गैस हो, इनका गुण ये होता है कि हायर कंसंट्रेशन से हायर प्रेशर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन या गैस है, कोई भी गैस है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी। तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो अंदर जाएगी, यही क्या होगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा। जब इंस्पायरेशन होता है तो उस टाइम डायफ्राम क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाता है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आने लगती है। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, कम है। जब कम है तो भाई गैसेस क्या होती है, ज़्यादा से कम की तरफ जाती हैं तो एटमॉस्फेयर से कहाँ जाने लगेंगी, लंग की तरफ जाने लगती हैं। तो ये हमारा इंस्पायरेशन हो जाता है। अब हो गया एक्सपायरेशन, देखते हैं। एक्सपायरेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा और लंग का प्रेशर ज़्यादा होगा। इंस्पायरेशन में जब जब इंस्पायरेशन होने के बाद जब ऑक्सीजन अंदर आ जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा अंदर ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन का उपयोग करके टिश्यू क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन जाती है तो अंदर प्रेशर ज़्यादा डेवलप कर देती है, अंदर क्या कर देती है, प्रेशर बढ़ा देती है। जिसके बाद से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि डायफ्राम रिलैक्स करता है। क्या करता है, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, अपने रिलैक्स स्टेट में आएगा। तो इसके लिए आप फील कर सकते हैं, सांस लीजिए, छोड़िए, आप महसूस कर लीजिए, याद हो जाएगा, सिंपल सा। तो डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स करता है। जो थोरेसिक वॉल्यूम है ना वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। देखो गुब्बारा दो ले लो, एक का ज़्यादा वॉल्यूम है, एक का कम वॉल्यूम है। तो कम वॉल्यूम में क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा जो उसका वॉल्यूम होगा उसमें कम प्रेशर होगा। तो ऐसे ही थोरेसिक वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा तो उसका प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो डायफ्राम रिलैक्स करता है तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करती है। पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब पल्मोनरी के अंदर का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि आप देखो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो अंदर का प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है और यहाँ एटमॉस्फेयर का डिक्रीज हो रहा है तो एब्सोल्युटली मतलब ये तो सही बात है कि भाई हायर से लोअर तक जाती है। तो इसीलिए क्या होगा, हमारे अंदर से बाहर सांस जाएगी, मतलब लंग से कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगी। अब देखते हैं हम एवरेज ब्रीथिंग। जो एक ह्यूमन होता है ना वो एवरेज ब्रीथिंग मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। क्या लेता है, 12 से 16 बार सांस लेता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है, स्पायरोमीटर। आते हैं देखते हो एवरेज ब्रीथिंग क्या था, 12 से 16 बार 1 मिनट में। मतलब एक जो ह्यूमन होता है, एवरेज ह्यूमन होता है, 12 से 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में। दूसरा देख लेते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, समझो एक यंत्र है जो कि क्या मापता है, एयर ऑफ वॉल्यूम मतलब एयर के वॉल्यूम को, मतलब कितना हम लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम मतलब टाइडल वॉल्यूम। पहला देखते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन में यूज एयर। हम लोग मान लो एक नॉर्मली सांस लो, एक नॉर्मली सांस छोड़ो। तो जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो 500 ml लेंगे और 500 ml एयर को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना, नॉर्मल एक्सपायरेशन है, नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है तो 500 ml हो जाता है। या 12 से 16 बार पर मिनट हो रहा है, मतलब 12 से 16 बार हम सांस ले रहे हैं नॉर्मली। इसका मतलब कितना एयर ले रहे हैं, 6000 से 8000 गुणा कर लो ना। 12 से मल्टीप्लाई कर दो 500 ml में और 16 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो एक बार 6000 आएगा, फिर एक बार 8000 आएगा। तो वही 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। तो ताकत से ली गई हवा। एक नॉर्मल हम ले रहे हैं 500, लेकिन वही अगर ताकत के साथ आप लोग महसूस करते रहिए इसको, मतलब प्रैक्टिकल करके देखते रहिए। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब खुद सांस तेज लीजिए तो देखेंगे कि पहले से काफ़ी ज़्यादा 3-4 गुना 5 गुना ज़्यादा मात्रा में एयर आप अंदर ले रहे हैं। तो ये कितना होता है, 2500 से 3000 ml होता है। अब आ जाइए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब आप
ज़्यादा तेज सांस से ले मतलब ज़्यादा तेज़ी से सांस ले लिए हैं, फोर्सफुली ले लिए हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो क्या करेंगे अब उसको फोर्सफुली छोड़ भी दीजिए। और फोर्सफुली जब छोड़ेंगे तो उसको हम ERV या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ताकत से छोड़ी गई हवा, वो 1100 ml होती है। कितनी होती है? 1100 ml होती है। अब देखते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम ताकत से जो सांस हम छोड़ रहे हैं ना, उसके बाद जो हमारे लंग में हवा बच रही है, क्या कर रही है? लंग में जो हवा बच रही है, मान लो हम लोग 2500 से 3000 ml पहला बार लिए, छोड़े कितना? 1100 से 1200, समझ लो 1100 छोड़ दी। कितना छोड़ी? 1100। तो अब हमारे पास बच जाएगी, समझ लो कि एक तरह से एवरेज मतलब अपने हिसाब से लो 1200 ml, याद कर लेना। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है ना, वो ताकत से सांस छोड़ने के बाद जो हवा बचती है वही होती है, 1200 ml के करीब होती है, 1200 ml होती है। अब देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ये टाइडल वॉल्यूम है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक जो नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं और एक फोर्सफुल सांस ले रहे हैं। तो जब हम फोर्सफुल लेते हैं तो फोर्सफुल के साथ साथ नॉर्मल भी जाती है और वो वाली भी फोर्सफुल भी जाती है, मतलब जो ताकत के साथ। तो टीबी भी ले लेते हैं इसमें, IRB भी ले लेते हैं। तो टीबी IRB आप मतलब आप मान रख के जोड़ लीजिएगा, पता चल जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है। तो टीबी का लिख लेना 500 और IRB का लिख लेना 2500 से 3000, मतलब 500 एक हो जाएगा 2500 से 3000। कितना? 2500 से 3000। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 3000 से 3500 आएगा। कितना आएगा? 3500 आ जाएगा। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना आ जाएगा? 3000 से 3500। अब देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। तो एक जो हम नॉर्मल छोड़ रहे थे टाइडल वॉल्यूम, और एक जो फोर्स से छोड़ रहे थे, तो दोनों को जोड़ देते हैं। जो नॉर्मल छोड़ रहे थे और जो नॉर्मल छोड़ रहे थे, जो फोर्सफुल छोड़ रहे थे, उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। अब देखते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, मतलब कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है और IRB है, ERB है, जो हम लोग सांस बरियाई से जो छोड़ रहे थे, मतलब फोर्स के साथ छोड़ रहे थे और जो लंग में बच जा रही थी, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाता है। अब देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में हम तीनों को जोड़ देते हैं, ERB, IRB और TB, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा वाइटल कैपेसिटी पता चल जाता है। ERB, TB और IRB, आपको ये सिंपल से क्या करना है ना, इन सबको तो याद कर लीजिएगा सभी को। तो ERB होता है, एक TB होता है, एक IRB होता है। अब देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। क्या? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? RB, ERB, IRB और TB। रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। तो इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी पता चल जाएगा। अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसों का एक्सचेंज। तो गैसेस होती है ना, उनका एक्सचेंज मेनली एल्विलाई से होता है और RBC हो गया, हमारा टिश्यूज हो गया, उनके बीच होता है ना। तो पहले एल्विलाई से होगा, फिर टिश्यूज हो जाएंगे जो, और हमारा जो RBC होगा उनके बीच होता है। तो देखो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, गैसेस का जो एक्सचेंज है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तीसरा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और चौथा होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। आपको पता है ना कि प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कैसे प्रोवाइड करेगा। हमेशा गैसेस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएंगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी। गैस कितनी ज़्यादा तेज घुल रही है वो भी डिपेंड करता है। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जो मेम्ब्रेन है एल्वेलाई की, वो कितना ज़्यादा मोटी है या कितनी ज़्यादा पतली है। अब देखते हैं एल्वेलाई क्या होती है? प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एल्वेलाई होती है ना, प्राइमरी साइट होती है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन हमारा रहेगा ना, सबसे पहले एल्वेलाई के पास ही जाएगा, वहीं पे एक्सचेंज होता है। तो देखो एयर यहाँ से आता है और ऐसे एल्वेलर का एल्वेलाई से जो एयर है ना, वो चला जाएगा किसमें? जो हमारी ये ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी, इसमें क्या होता है? RBC होता है। अब हवा जाएगा, मतलब ऑक्सीजन जाएगा और इस RBC के ऊपर बैठ जाएगा। अब ये RBC क्या करेगी? पूरे शरीर में ले जाएगी। और वहाँ पे टिश्यू क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बना देंगे। अब यही प्रोसेस रिवर्स होगा, फिर इसी तरह आएगी वापस, फिर ऐसे करके चली जाएगी। तो एयर पहले अंदर आएगी फिर बाहर चली जाती है। अब देखते हैं पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का 159 mmHg होता है। क्या होता है? 159 mmHg। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg है। एल्वेलाई में बात करें तो एल्वेलाई में मेनली ऑक्सीजन आता है पहले, तो वहाँ पे उसका ज़्यादा होता है, 104 mmHg होता है, लेकिन वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है। अब बात करते हैं
ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, तो उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना होता है 40 mmHg होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा ज़्यादा होता है 45 होता है। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 95 हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाता है 40 हो जाता है। और टिश्यू में बात करते हैं तो टिश्यू में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg हो जाता है। अब देखो जो इंस्पायरेशन होता है ना, जब जब इंस्पायरेशन होता है तो हवा क्या होता है, जो एयर होती है ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर से हमारे लंग में जाती है। लंग में जाती है कहाँ पे, एल्वेलाई के पास। तो एल्वेलाई के पास ब्लड वेसल्स थी, एल्वेलाई के पास क्या थी, यहाँ पे ब्लड वेसल थी कि नहीं थी। इस ब्लड वेसल्स में क्या होती है, आरबीसी होती हैं। तो जो ये आरबीसी होती है ना, आरबीसी में जो आरबीसी होती है ना वो 97% ऑक्सीजन को लेके जाती है अपने साथ टिश्यू के पास। आरबीसी क्या करेगी, 97% ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाएगी और जो 3% शेष बचेगा वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में जाएगा। प्लाज्मा के थ्रू कैसे जाएगा, डिजॉल्व स्टेट में जाएगा। वहीं बात करते हैं एक्सपायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जैसे यहाँ पे आरबीसी चली गई थी ना लेके टिश्यू के पास, तो टिश्यू के पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालना है तो उसको फिर वापस लाना पड़ेगा। तो वापस लाने के लिए आरबीसी कितना परसेंट बस लाती है, 20 से 25%। आरबीसी कितना, 20 से 25%। वही बाइकार्बोनेट के रूप में 70% आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। किसके रूप में, बाइकार्बोनेट HCO3 के रूप में 70% आता है। अब बच जाता है जो 7-7% 5-7% जो बच जाता है, मान लो 7%, वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट के थ्रू आता है। तो आरबीसी ऑक्सीजन को 97%, इसको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व स्टेट में 3%। वहीं बात करें एक्सपायरेशन के समय में तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25%, आरबीसी के थ्रू 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू और कार्बोनेट के रूप में, और 7% प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व स्टेट में। देखिए आपको ये पहले 5 स्टेप हम बताए थे ना ब्रीथिंग में क्या क्या होता है। पहले क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगी, एल्वेलाई के पास चली जाती है, एल्वेलाई से फिर चली जाती है हमारे एल्वेलाई के अंदर वहाँ पे ब्लड कैपिलरी होगी तो वहाँ पे आरबीसी में जाएगी। आरबीसी क्या करेगी, ऑक्सीजन को ऊपर अपने बैठाएगी और लेके चली जाएगी टिश्यू के पास। अब टिश्यू वहाँ पे क्या करेगा, उसका यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, उस ब्लड में छोड़ देगा, जिससे फिर एल्वेलाई के पास, फिर ब्रांकियल्स, फिर ब्रांकी, फिर नाक से एटमॉस्फेयर में लेके चला जाएगा। तो अब इसको हम अच्छे से और देखते हैं। तो देखो जो ऑक्सीजन हमारा आया ना, इंस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसको याद कर लेना, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। कहाँ पे, एल्वेलाई में। कहाँ पे, एल्वेलाई में। तो देखो एल्वेलाई में क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, वहाँ पे थी आरबीसी। एल्वेलाई से क्या लगी होती है, ब्लड कैपिलरी लगी होती है ना। मान लो ब्लड कैपिलरी लगी है, ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो कि आयरन कंटेनिंग जो है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन होता है। और ये लाल कलर की होती है। कैसी होती है, लाल कलर की होती है। कैसी होती है, लाल कलर की होती है, मतलब समझ लो एक तरह से। तो देखो एल्वेलाई के पास आया ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल्स के पास आरबीसी होती है। अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो आरबीसी इसको कहाँ लेके जाएगी, टिश्यू के पास। कहाँ लेके जाएगी, टिश्यू के पास। अब यहाँ पे देखते हैं तो देखो ऑक्सीजन जो आया एल्वेलाई के पास ना, वहाँ पे आरबीसी, आरबीसी के पास क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब जो एसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एसोसिएशन। क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। जो हमारा एसोसिएशन हो रहा है ना, तो इसके लिए कंडीशंस कुछ चाहिए। तो कंडीशन क्या क्या चाहिए, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ना वो ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब ऊपर का जब तीर दिखा दें इसका मतलब समझो कि ज़्यादा। तो देखो तो यहाँ पे एसोसिएशन जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है, बस यही ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद ये तीनों कम चाहिए। तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम चाहिए। जो एच प्लस का कंसंट्रेशन है, जो एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन वो भी कम चाहिए और टेम्परेचर भी कम चाहिए। तो ये देखो ये जो कंडीशन से चार ना एल्वेलाई के पास होता है। एल्वेलाई जहाँ पे होती है वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन आके एल्वेलाई से जुड़ती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन आके एल्वेलाई मतलब ऑक्सीजन एल्वेलाई के पास आती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। तो जब एल्वेलाई के पास ऑक्सीजन आएगी, हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट करेगी, तो वहाँ पे ये कंडीशन चाहिए। आप इसको याद कर लीजिए कि हाई पार्शियल प्रेशर चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एच प्लस कंसंट्रेशन भी कम चाहिए और टेम्परेचर भी कम चाहिए। अब यहाँ पे जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास। अब टिश्यू के पास जाएगा तो भाई जुड़ा है, मान लो कि ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर क्या बैठा है, O2 बैठा है, मान लो ये हीमोग्लोबिन है।
ये क्या हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के ऊपर O2 बहता है, तो अब इसको वहाँ से उतारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। कोई भी हम सामान लाद के ले जाते हैं तो वहाँ पे उसको उतार देते हैं, तो वैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगी? उतार देगी यहाँ पे, तो टिश्यू इसको लेके यूज कर लेगा। तो जब यहाँ पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन दूर जाएगा, देखो दूर जा रहा है, जब दूर जाएगा तो वहाँ पे भी कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? वहाँ पे ना जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है कम हो जाना चाहिए। क्या होता है? कम होता है, याद कर लो, कम होता है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और H+ कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। देखो यहाँ के जस्ट इसके उल्टा है कि नहीं यहाँ पे, तो बस कोई भी एक याद हो गया उसका उल्टा कर दो। यहाँ इसको याद कर लो या इसको याद कर लो, उसका उल्टा कर देना ना। तो अब देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आया था ना गाड़ी में बैठ के, तब अब ये कंडीशंस मिला इसको, ये उतार दिया यहाँ पे। अब उतार दिया तो टिश्यू क्या करेगा? इस ऑक्सीजन का यूज करेगा। अब इस ऑक्सीजन को यूज करने के बाद क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। टिश्यू क्या करेंगे? अपने जो केटाबोलिक रिएक्शंस है उसको करने के लिए, जैसे खाना जाता है पेट में तो पचता है कि नहीं पचता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के उपस्थिति में बर्निंग होती है, खाना जलता है हमारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमको लंग के पास भेजना है ताकि हम लंग से उसको एटमॉस्फेयर के पास भेज सके। तो क्या होगा? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ने इसको उतार दिया, टिश्यू इसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिसोसिएशन बोलते हैं। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन दूर जाता है ना तो उसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। यहाँ पे एसोसिएशन, यहाँ पे डिसोसिएशन, यहाँ पे जुड़ना, यहाँ पे टूटना ना। तो यहाँ पे क्या मिल लो? मिलना लिख लो, यहाँ पे बिछड़ना लिख लो। कभी प्रेमी मिले तो यहाँ पे प्रेमी बिछड़ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? डिसोसिएट हो गए। तो उसके लिए कंडीशंस आपको याद कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे बिछड़ गए, उसके बाद टिश्यू इसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? आरबीसी के साथ जुड़ेगा ताकि एल्वेलाई के पास जाए, एल्वेलाई से कहाँ चल जाए? हम मतलब बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाए। तो यहाँ पे बस यही कंडीशंस आपको याद रहेंगे। तो यही कंडीशन आप लिख सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो क्या बनाता है? कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो उस समय कंडीशन यही वाली चाहिए होती है। तो देखो यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे भी एक ही चीज़ याद कर लो कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो वहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, लो टेम्परेचर चाहिए। और जब यहाँ पे टिश्यू के पास जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन दूर जाएगा तो वहाँ पे ये कंडीशन चाहिए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। उसी समय क्या होगा कि टिश्यूज का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? आरबीसी के साथ जुड़ेगी। तो उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होनी चाहिए और H+ कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको अब तो ये समझ में आ ही गया होगा। आ गया ना? तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके, मतलब बैक करके भी देख सकते हैं आप लोग, समझ में आ जाएगा। 2 बार आप वीडियो की ज़रूर देख लें। अगर 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा पूरा। तो अब देखते हैं आगे। अब आते हैं हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, मतलब जो हमारा रेस्पायरेशन है वो कंट्रोल कैसे किया जाता है? ऑफ कोर्स ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता होगा, न्यूरल सिग्नल्स के द्वारा। तो जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्या होती है? बढ़ जाती है, तो टिश्यू को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो क्या होगा कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। भाई सांस लेना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑक्सीजन अंदर गया और टिश्यू उसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? अधिक हो गई। अब फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही लिखा है कि जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो टिश्यू को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसकी पूर्ति के लिए अधिक तेज सांस लेना पड़ता है। भाई ज़्यादा तेज सांस लेंगे तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो इसकी पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है? अधिक तेज सांस लेना पड़ता है। यह न्यूरल सिस्टम को सिग्नल मिलने के बाद होता है। न्यूरल सिस्टम को सिग्नल मिलेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो क्या करेगी कि जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी सांस लो, ताकि ऑक्सीजन क्या हो? आ सके अंदर। न्यूरल सिस्टम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। जो न्यूरल सिस्टम है ना, वही तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। आगे आते हैं, रेस्पिरेटरी राइथम में ऑक्सीजन द्वारा कोई रेगुलेशन नहीं होता है। जो हमारा रेस्पिरेशन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे नहीं करता है। तो रेस्पिरेटरी राइथम में ऑक्सीजन के द्वारा कोई भी रेगुलेशन नहीं होता है या इसका कोई रोल नहीं होता है। अब देखते हैं, हमारे ब्रेन में एक मेडुला रीजन होता है। कौन सा होता है? मेड्यूला। क्या होता है? मेड्यूला। आपको पता ही होगा, ब्रेन का एक पार्ट होता है। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? रेगुलेट करता है। जो मेड्यूला होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अब एक सेंटर और होता है न्यूमेटॉक्सिक सेंटर। न्यूमेटॉक्सिक सेंटर, इस सेंटर से जो सिग्नल्स आते हैं तो सभी इंस्पायरेशन रेट को कम कर देते हैं। एक सेकेंड आप रुकिए।
इस सेंटर से जो सिग्नल्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी क्या करते हैं, इंस्पायरेशन जो रेट है, जो इंस्पायरेशन वाला हमारा रेट है, जो सांस लेने का रेट है, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो न्यूमेटैक्सिक सेंटर से जो सिग्नल्स आते हैं वो इंस्पायरेटरी जो हमारी कैपेसिटी है, मतलब जो इंस्पायरेशन का जो रेट है उसको कम कर देते हैं। अब तीसरा आ जाता है कीमोसेंसिटिव रीजन। कीमोसेंसिटिव रीजन यह कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयन के लिए सेंसिटिव होता है। यानी जब हम सांस ले लिए, ऑक्सीजन अंदर ले लिए, तो टिश्यू इसका यूज करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस कंसनट्रेशन की मात्रा बढ़ गई, उस समय जो कीमोसेंसिटिव रीजन है ना वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयन के लिए सेंसिटिव होता है। इनकी अधिक मात्रा होने पर कीमोसेंसिटिव रीजन एक्टिव हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस कंसनट्रेशन की मात्रा अधिक होगी तो हमारा जो कीमोसेंसिटिव रीजन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है। देखते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स तो आपको पता ही होगा, बहुत बहुत जगह हर चैप्टर में आपने पढ़ चुका है रिसेप्टर्स, जैसे वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। अरे हाँ चलो छोड़ो, जो सिग्नल्स आते हैं जाते हैं, जो एक जान होता है ना, एक जान के नीचे हमारा एक जान होता है, एक जान के अंदर जो नीचे जो हमारा एक जान होता है, एक जान के अंदर सिनेप्टिक नोब होती हैं, सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स भरी होती हैं। तो वहीं पे रिसेप्टर्स आप देखे होंगे, तो वही रिसेप्टर्स क्या करते हैं, यही रिसेप्टर्स कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस के आयन के कंसंट्रेशन से कमी या अधिक को क्या करते हैं, मापते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस के कंसंट्रेशन में कमी या अधिकता को मापते हैं। जब कमी होता है तो कीमोसेंसिटिव रीजन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव होता है। तो आप ये इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन लग जाएंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमको लगता है कि एनसीईआरटी में केवल 2 ही दिए थे, हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो हम पुरानी से आपको बता दे रहे हैं। तो एक पहला होता है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाती है, बुड्ढों में ज़्यादा होता है और एक मिडिल एज में भी होता है, तो बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो अस्थमा क्या हो गया, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, मतलब सांस फूलने लगता है, सांस क्या होने लगता है, फूलने लगता है ना। अब आते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देखो हमारा जो ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकस होगा और उसके बाद ब्रोंकियोल होगा जिससे हमारी एल्विलाई लगी होती है। तो ब्रोंकस या ब्रोंकियोल में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाता है। दूसरा होता है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा भाई बहुत खतरनाक ही है। देखो ये सिगरेट पीने से होता है, स्मोकिंग से होता है, ज़्यादा भी स्मोकिंग करेंगे तो इम्फाइसेमा हो जाता है। एल्वेलाई की वाल डैमेज हो जाती है। एल्वेलाई की वाल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जो हमारी एल्वेलाई है, मेन गैसेस के लिए क्या करिए, मेन गैसों के लिए एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रही है ना एल्वेलाई, तो उसका वाल क्या हो जाएगा, डैमेज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है वो नहीं पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। रिस्पायरेटरी सरफेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिससे कम रिस्पायरेटरी सरफेस होगा तो हम कम ऑक्सीजन को अंदर ले पाएंगे और कम कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, रिस्पायरेटरी सरफेस कम हो जाता है और एल्वेलाई की वाल डैमेज हो जाती है और सिगरेट पीने से होता है। तो इम्फाइसेमा में आप 3 बातें याद कर लीजिएगा कि सिगरेट पीने से होता है, एल्वेलाई की वाल डैमेज हो जाती है और रिस्पायरेटरी सरफेस कम हो जाता है। रिस्पायरेटरी राइथम सेंटर मेडुला रीजन में होता है। जो हमारा रिस्पायरेटरी राइथम सेंटर है किसमें होता है, मेडुला रीजन में होता है। और जो न्यूमेटॉक्सिक सेंटर है वो पोन्स रीजन में होता है। किसमें, पोन्स रीजन में। किसमें, पोन्स रीजन में। तो अभी आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसको वहीं पे बता देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं तो हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ जितना हो सका उतना हम बताएं। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, सत श्री अकाल।